आपकी जब जीवन यात्रा देखते हैं तो आप अपने पिताजी को बहुत याद करते हैं, माताजी को बहुत याद करते हैं। उनके आदर्शों, उनकी सीख, उनकी लेगेसी को आप आगे आने वाली जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? उनका कोई मूल मंत्र, या आप देश विदेश ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे में भारत की पॉलिटिक्स में और फॉरेन की पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है? आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी नहीं आते हैं, आपके पिताजी के स्ट्रगल्स रहे, तो कैसे पॉलिटिक्स में आना हुआ? दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फॉरेन के भी जितने मिनिस्टर्स आए उन्होंने भी देखा, और उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से एजुकेशन दी जा रही है। तो क्या इनोवेशन करी गई है हायर स्टडीज़ में भी और बेसिक? अरविंद केजरीवाल जी को आप एज अ लीडर और एज अ पर्सन कैसे देखते हैं जी? क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके जीवन में आपके गुरुजी के आगमन से हुई कि आप ये मानते हैं कि आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो गया? सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स, वी आर ऑल सेट विद द न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत खास हैं, और उनके कद का अंदाज़ा लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो जिस तरीके से अपनी कुर्सी पर बैठ करके अपने कार्य को संभालते हैं और निजी जीवन में जिस तरीके से सर झुकाए रखते हैं और समाज सेवा का कल्याण करते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो आइए स्वागत करते हैं दिल्ली विधानसभा के स्पीकर और शादरा विधानसभा के विधायक श्री रामनिवास गोयल जी का। मैं परमेश्वर में बहुत आस्था रखता हूँ। विजय कौशल महाराज जी से हमारे साथी सब जुड़े हुए हैं। जी क्लस्टर से शुरू होकर और वे ख्याल में 1973 में पिताजी ने मकान लिया। फिर भी मेरी आस्था जो बनी पंडित दीनदयाल जी को पढ़ कर के बनी। अच्छा और स्वास्थ्य मेरे समाज सेवा के विषय हैं। मेरे यहाँ लगभग 9 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। वो बच्चे नशा बेचने वालों के हाथों के शिकारी बन रहे हैं। अपने बच्चों को शिक्षित कर दीजिए, उनके हेल्थ की चिंता कर लीजिए, स्वास्थ्य उनको ठीक रहे, वो सब कुछ अपने आप कर लें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जिंदल जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आपके जीवन को हम लोग देखते हैं तो मैंने आपके पुराने पॉडकास्ट, पुराने इंटरव्यूज़ देखे, तो आपका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। गांव से निकल करके दिल्ली विधानसभा में स्पीकर के बतौर कार्य संभालना, काफ़ी संघर्ष रहे आपके जीवन में। निजी जीवन के बारे में आज आपकी चर्चा करेंगे। तो सर, मैं जानना चाहूँगा आपके लाइफ की एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। देखिए, मैं समझता हूँ सभी व्यक्ति संघर्ष करके आगे बढ़े। मेरा भी जीवन काफ़ी संघर्ष में रहा है। 1948 में सफ़ीदों मंडी, जो हरियाणा का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। वहाँ से 9th पास करके मैं दिल्ली आया, और दिल्ली वेलकम कॉलोनी झुग्गी क्लस्टर बेला रोड से झुग्गियाँ उठ के गई थी। वहाँ एक छोटी सी किराने की दुकान पिताजी ने की। 16 साल का था। दुकान पे बैठते थे, सामान सदर बाज़ार से साइकिल से लाते थे। वो बड़ा संघर्ष में जीवन था। उसकी मैं एक एक चीज़ को जिक्र करूं तो बहुत समय लगेगा। और उसी संघर्ष में हमने पढ़ाई गांधी मेमोरियल से सीनियर सेकेंडरी किया, और हंसराज कॉलेज में एडमिशन मिला। वहाँ से मैंने बीकॉम पास किया, और उसके बाद इमरजेंसी लग गई देश में। और इमरजेंसी के कारण पिताजी, 2 छोटे भाई, मैं अंडरग्राउंड सरदार बन के जीवन यापन किया। निकला समय, फिर पुनः एक बार सड़क पर आ गया। उसके बाद धीरे धीरे फैक्ट्री लगाई। शादी में भी अड़चन आई। मेरी शादी तय हो गई थी 2 जून 1975 को। 25 जून को इमरजेंसी लग गई। 30 जून को शादी होनी थी, शादी पोस्टपोन हुई, और जाके फिर 76 में शादी हुई। तो कुल मिला के संघर्ष में जीवन रहा। और वहाँ झुग्गी क्लस्टर की मैं बात करूँ, सार्वजनिक शौचालय में हम जाते थे। 25 गज का प्लॉट था जिसमें सभी बहन भाई रहते थे, माता पिताजी, दादा दादी, और उसी में दुकान भी थी। कुल मिला के 12 लोगों का परिवार था। इस दौरान सारा पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद, इमरजेंसी हटने के बाद, गऊ भैंसों की जंजीर बनाने की फैक्ट्री मैंने लगाई। पिताजी का सहयोग रहा उसमें। उन्हीं से विचार विमर्श के फैक्ट्री लगाई, और उसके बाद व्यापार में कॉपर लाइन में आ गए।
ये कुल मिला के ये मैंने बहुत ब्रीफ हम्म, अपने जीवन का जो एक झुग्गी क्लस्टर से शुरू होकर और वेकफेयर में 1973 में पिताजी ने मकान लिया, 9 साल बाद फिर वेकफेयर शिफ्ट हो गए। और जैसा मैंने बताया, इमरजेंसी में परिवार के 3 लोग बंद हों तो क्या स्थिति बनती है, जी उन स्थितियों का सामना किया। इन सब चीज़ों को आगे बढ़ते हुए 3 बच्चे मुझे, 2 बेटे 1 बिटिया। बड़ा बेटा आज लंदन में सेट है फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। वो JP मॉर्गन में वाइस प्रेसिडेंट है। बिटिया उससे छोटी है, वो CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। छोटा बेटा मेरे साथ रहता है, वो अपनी फैक्ट्री चलाता है, ये व्यवसाय है। मैंने 1987 में मैं लोहे का काम छोड़ करके कॉपर में आ गया ठीक है, और 93 में मुझे BJP से टिकट मिला ठीक है, और उसके बाद मैं विजयी हुआ, अच्छे मार्जिन से विजयी हुआ। 93 से लेकर 3 बार मैं जिलाध्यक्ष रहा BJP का। ये राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी। जी इस सब में मेरी अपनी व्यक्तिगत जो रुचि है पॉलिटिक्स में, मैं ये सोच के आया था कि झुग्गी क्लस्टर्स में रहने वाले की मैंने वो जीवन को देखा है। सार्वजनिक जो शौचालय थे उनमें ईंट रख करके पॉट तक जाते थे, फ्लैश सिस्टम नहीं था, बाहर बहता था सब कुछ। तो मन में कभी ये था, कभी बातचीत बनी हुआ तो इनको सुलभ शौचालय मिले, फ्लैश वाले शौचालय मिले, इनका जीवन ठीक हो, इनके बच्चे गलियों में घूमते रहते हैं, इनके लिए स्कूल अच्छे हों। ये जीवन में एक विचार रहे था। आपके। जी और 93 में मैं जब विधायक बना इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, फिर भी मेरी आस्था जो बनी पंडित दीनदयाल जी को पढ़ कर के बनी। दीनदयाल जी का एक ब्रह्म वाक्य है, जी। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मद्देनजर रखकर सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए, लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू। 5 साल सोचा कि शायद BJP ऐसा करेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मैं अपने जीवन काल में एक भी फ्लैश शौचालय उन झुग्गियों में नहीं बनवा सका, स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के परिवर्तन नहीं कर सके। दूसरी मेरी रुचि मेडिकल लाइन में है। ये 2 विषय मेरे लिए जीवन भर सेवा के विषय रहे हैं और इन्हीं क्षेत्रों में मैंने सामाजिक रूप से काम किया। और सामाजिक रूप से काम करते हुए मैं जब BJP में था, आर्य गीता स्कूल है RSS का, उसका मैं प्रबंधक भी रहा हूँ। माँ हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार सभागार भी, बच्चों को बैठने के लिए बड़ा सभागार नहीं था, वो बना के दिया। और मेडिकल लाइन में आज भी मैं कार्यरत हूँ समाज सेवा में। एक बहुत बड़ा महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान के नाम से डायग्नोस्टिक सेंटर हमने बनाया हुआ है और उसी कड़ी में मैटरनिटी होम भी हम जनवरी तक चालू कर रहे हैं। और हमारे निःशुल्क वाहन भी चलते हैं, एम्बुलेंस, शव वाहन और एम्बुलेंस निःशुल्क चलते हैं। ये मेडिकल लाइन में लोगों की सेवा में हम लोग लगे हुए, ट्रस्ट है हमारा। जी कुल मिला के मेरा ये कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मेरे समाज सेवा के विषय हैं। तीसरा, मैं परमेश्वर में बहुत आस्था रखता हूँ। जी ये थोड़ा लंबा विषय भी है। जी जी विजय कौशल महाराज जी से हमारे साथी सब जुड़े हुए हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग उनकी हम 24-25 बार कथाएं करवा चुके हैं। बाहर भी कथा करवाई, श्रीलंका में क्रूज पे भी कथा हुई, नेपाल में भी कथा हुई, मानसरोवर कैलाश पर्वत में भी कथा हुई। वाह, तो ये धार्मिक रूप से मेरी वहाँ आस्था आस्था रहती रही है। आपकी। लेकिन मैं यहाँ ये बात कहूँगा, आज का जो सनातनी शब्द इस्तेमाल हो रहा है, जी सनातनी क्या है, सनातनी होने का अर्थ क्या है, वो बहुत पीछे छूट गया।
अब केवल सनातनी शब्द वोट का एक हथियार बन गया। हथियार वोट बन गए। मैंने देखा है सनातनी हमारे जो संत होते थे, साधु होते थे, सनातनी परंपरा रही है बहुत पुरानी। हमारी पौराणिक परंपरा भी है चतुर्मास की है। भगवान शिव सत्ता संभालते हैं, भगवान विष्णु उस वक्त विश्राम के लिए चले जाते हैं। अब दिवाली के बाद जो एकादशी आएगी, जिसे देव उठनी एकादशी बोलते हैं, उसी परंपरा को हमारे सनातनी निभाते थे। हमारे संत चतुर्मास में गांव में, कस्बों में, शहरों में आते थे, 4 महीने रुकते थे और नैतिक शिक्षा के वर्ग बच्चों को, बड़े से बड़े लोगों की शिक्षा के वर्ग, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, जीवन यापन कैसे होना चाहिए, जीवन कैसे व्यतीत होना चाहिए, सत्य क्या है, उस पर पूरा खुल करके चर्चा करते थे। निष्पक्ष होकर बोलते थे। उनको किसी का डर नहीं लगता था। उनको बड़े महलों की आवश्यकता नहीं थी, उनको ऐसी गाड़ियों की आवश्यकता नहीं थी, उनका एक आश्रम बनाए तो 10 आश्रम की आवश्यकता नहीं थी। जैसा छोटा मोटा टूटा फूटा तपस्या करने के लिए जंगल में होता था, चतुर्मास पूरा वो वहाँ चले जाते थे। और चतुर्मास में मैंने देखा उनका भोजन बहुत ही सात्विक, बहुत ही कम भोजन करते थे। वो चीज़ें सारी छूट गई। आज वो परंपरा अगर बाकी है, ये भारतीय संस्कृति में महावीर भगवान के अनुयायी, 13 पंथ के अनुयायी, उनमें बाकी है। अभी उनके चतुर्मास होते हैं। उनके संत पैसा नहीं छूते। उनके संतों के आश्रम बड़े बड़े महल नहीं हैं। आश्रम क्या, अब तो किले बने हुए हैं, किले बने हुए। सनातन धर्म का संत होना, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ जी, सनातन धर्म का संत होने का अर्थ ये है कि बहुत धनवान होना, बहुत धनाढ्य होना। अभी कुछ संत ऐसे हैं जो समाज सेवा में लगे हैं। धार्मिक मुरारी बापू हैं, विजय कौशल जी हैं, ज्ञानानंद जी हैं, लेकिन अधिकांश जो हैं वो उस कड़ी में चले गए और वो राजनीतिक लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। अभी राम रहीम को पहले छोड़ा था, 5 तारीख को वोटिंग होनी, उसको पैरोल मिल गई हरियाणा में। क्या है, समझ नहीं आता। तो ये जो चीज़ें हैं, मैंने इसलिए सनातन धर्म का विषय छेड़ा, मेरी बहुत घनी रुचि है। और इस विषय को मैं आज भी ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो इन संतों को सत्ता का लालच, राजनीतिक लालच छोड़कर शुद्ध धार्मिक भावना से समाज में आकर लोगों के उत्थान में लगना चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला है, किसी भी पूजा पद्धति का है। गांधी जी ने जो प्रेम की गंगा बहाई इस देश में, वो आज टूट रही है, खंडित हो रही है। तो मेरा व्यक्तिगत जीवन, मैंने जैसा शिक्षा कहा, स्वास्थ्य कहा और धार्मिक क्षेत्र कहा, ये 3 मेरा व्यक्तिगत जीवन है। अब बताइए आगे क्या पूछना जी। तो जैसे आपने राम रहीम जी का जिक्र किया, तो मतलब उनको पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे यूज़ किया जा रहा है कि जब इलेक्शंस होते हैं तब उन्हें रिहा कर दिया जाता है। और फिर तो ऐसे में बहुत सारे आपने बताया भी, क्योंकि जितने भी धार्मिक गुरु हैं उन सब में डर का माहौल भी है और वो सरकार के साथ काम भी कर रहे हैं। ऐसे में एक आपके आध्यात्मिक गुरु भी हैं जिनसे आपने प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को निखारा। तो ऐसी क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके जीवन में आपके गुरु जी के आगमन से हुई कि आप ये मानते हैं कि आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है ईमानदारी। ये महाराज जी के चरणों में बैठ के हमने सीखा। दूसरा, समाज सेवा। गरीब के लिए जितना आप उचित होकर के कर सकते हैं मैक्सिमम करिए। और उसी कड़ी में अपना घर आश्रम है हिंदुस्तान में, अब समझता हूँ मैं 70-72 हो चुके हैं। उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पूरे रिश्तेदार जुड़े हुए हैं। ठीक है। दिल्ली में पहले 1 होता था, अब 4 हो गए हैं, बवाना में है। अब दिल्ली में अब आपको सड़क के किनारे कोई व्यक्ति चादर ओढ़े हुए पड़ा नहीं दिखाई देगा।
हम केवल सड़क के किनारे जो लोग पड़े हुए हैं उनको उठा कर ले जाते हैं अपना घर आश्रम में, उनकी सेवा करते हैं। बुद्धि थोड़ा कम होती है, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वो लोग, लेकिन उनकी सेवा करने में जो आनंद आता है वो मुझे मंदिर की घंटी बजाने में आनंद नहीं आता। क्या बात है। और यही कमो बेसी विजय कुशल महाराज जी का संदेश है। वो ये नहीं कहते कि आप किसी संत के चरणों में बैठकर गुरु बनाइए और उनकी दीक्षा लीजिए, बिल्कुल नहीं कहते। तो कहते हैं हनुमान जी की दीक्षा लीजिए, हनुमान जी को गुरु मान के चलिए और उन्हीं की तरह सेवा भाव उन्हीं रखिए की जैसे तरह से उन्होंने सेवा करी। और आपके पॉलिटिकल गुरु सर कौन रहे? पॉलिटिकल गुरु मेरा कोई नहीं रहा। तो क्योंकि जैसे आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी नहीं आते हैं, आपके पिताजी के स्ट्रगल्स रहे, तो कैसे पॉलिटिक्स में आना हुआ? ये भी एक अजीब घटना है। दिल्ली के 1967 के चुनाव थे, एमएलए तो नहीं होते थे उस वक्त, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चुनाव थे 1967 में। और हम 1964 में हम दिल्ली में आए थे। हमारा कोई जनसंघ होता था, कोई लगाव नहीं था, कोई जुड़ाव नहीं था। हमारी वेलकम में दुकान के सामने मंच बना, कांग्रेस के नेताओं के भाषण हुए। सरदार जी थे, वो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें शेर शाहजरा भी कहा जाता था। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये जनसंघ वाले हरियाणा में जाते हैं तो कहते हैं चंडीगढ़ हरियाणा वालों का, हरियाणा तभी बना था लगभग। जी जी। पंजाब में जाते हैं तो चंडीगढ़ पंजाब वालों का, दोनों को लड़ाते हैं आपस में। अब बालक बुद्धि में कॉलेज में जाना शुरू नहीं हुआ था उस वक्त। मैंने खड़े होकर कहा, मैंने कहा जी हमारी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हैं, इनको मौका क्यों दे रखा हो, निर्णय कर दें चंडीगढ़ किसको देना है। मैंने कोई पॉलिटिक्स की दृष्टि से कोई ऐसी बात नहीं बोली थी। पुलिस वाले आ गए, 2 चक्के पड़ गए, ठीक है, थाने ले गए। वहाँ ये जनसंघ वाले थाने पहुँच गए हमदर्दी के लिए। तो उस वक्त से मेरा झुकाव पॉलिटिक्स राजनीति की तरफ हो गया। और उसी वक्त घटना घटी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। मुगल सराय पे उनका मर्डर हुआ था। ठीक है। अखबारों में बड़ी चर्चा हुई, उनकी टैची से एक तौलिया निकला, एक धोती के 2 धोतियाँ, 2 कुर्ते और 100 रुपये का नोट। इसके अलावा उनकी टैची से, ब्रीफकेस से कुछ नहीं मिला। तो जिज्ञासा हुई, भाई ऐसा व्यक्तित्व जो महामंत्री है जनसंघ का, ये कौन हो सकता है। उनको पढ़ा, उनका अंत्योदय पढ़ा, तो उधर लगाव हो गया और इसलिए राजनीति की यात्रा शुरू हो गई। लेकिन ये लगाव जो उतरा मेरा विधायक बनने के बाद, ठीक है, और 2013 में रामलीला मैदान का आंदोलन। ठीक है। रामलीला मैदान के आंदोलन में आरएसएस, बीजेपी, सब लोगों को व्यक्तिगत तौर पर कहा गया कि रामलीला मैदान में इस आंदोलन में शरीक हों। ठीक है। हम भी शरीक हुए। उस वक्त संजय सिंह जी ने कॉन्टैक्ट किया, कुछ और नेताओं ने कॉन्टैक्ट किया। हमारा कांवड़ कैंप लगता था यूपी बॉर्डर पर, आज भी लगा रहे हैं। मैं 27 वर्ष हो गए कि आपका कांवड़ कैंप लगता है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, रोटी की मशीन, बर्तन, भांडे, कि यहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए कुछ खाने की, भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। उनके आग्रह हुआ, 2-3 दिन बाद हमने वहाँ लगा दिया। और लगाने के बाद वो चला अच्छे ढंग से, भाषण सुनने को मिले, मिलना हुआ इन नेताओं से। तो उस वक्त झुकाव इधर हो गया। और इधर होने का अर्थ ये हुआ, झुकाव की टिकट मिला, मैं फिर जीत के आ गया दूसरी बार, अब तीसरी बार। तो जो कुछ मन में गरीब आदमी के करने के लिए रहता था, हेल्थ और शिक्षा की दृष्टि से, वो सारा पूर्ण हुआ है। ठीक है। पूर्ण ही नहीं कह रहा हूँ, पूर्ण से अधिक हुआ। ठीक है। आज हेल्थ की दृष्टि से गली गली मोहल्ला क्लिनिक है। मेरे यहाँ लगभग 9 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं, जहाँ लोग 1000 लोग डेली दवाइयाँ लेने आते हैं। 1000 लोग, टेस्ट फ्री होते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, डॉक्टर फ्री देखता है। ठीक है। उसी ढंग से मेरे जितने भी स्कूल थे, मेरी एक इच्छा रहती थी, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। आज भी देश में कहीं भी चले जाएं सरकारी स्कूलों में, दिल्ली को छोड़कर 5 साल के बच्चे को प्रवेश मिलता है पहली क्लास में, किसी भी सरकारी स्कूल में, दिल्ली को छोड़कर।
दिल्ली में भी यही था सिस्टम ठीक है। पहले। 5 साल का बच्चा पहली क्लास में प्रवेश मिलेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ आपका बेटा पोता पोती 2.5 साल का 3 साल का हुआ, किसी भी पब्लिक स्कूल में प्ले स्कूल में ले जाइए। जी, यानी कैसा सामाजिक न्याय है। बिल्कुल। आज़ादी के 77 साल बाद भी एक बालक, उसके माँ बाप की जेब में पैसा हो, वो 3 साल का होते स्कूल चला जाता है, और एक बच्चा जिसके जेब में पैसा नहीं, वो 5 साल का होगा तब उसको पहली क्लास में, यानी 2 साल बाद एडमिशन मिलेगा। वो 2 साल पहले ABCD सीख गया, 1 2 3 सीख गया, इससे भी ऊपर वो सामाजिकता सीख गया। ब्राह्मण का बच्चा भी बैठ रहा है, ठाकुर का भी, जी, और गरीब का भी बच्चा वहाँ बैठ रहा है जिनके एडमिशन हो गए। जी। लेकिन वो बालक जिसका एडमिशन नहीं हुआ गलियों में घूमता रहता है, और गलियों में घूमते घूमते अगर उसको अध्ययन किया जाए, मैंने पूरा अध्ययन किया, और मैं चेतावनी दे रहा हूँ, कह रहा हूँ, देश को बचा लीजिए। अगर सामाजिक न्याय की बात करते हो तो इस पर आइए। वो बच्चे अगर झुग्गी क्लस्टरों में जाएं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाएं, वो बच्चे नशा बेचने वालों के हाथों के शिकारी बन रहे हैं 5 साल की उम्र में। 5 साल की उम्र में। माँ बाप तो चले जाते हैं काम पर, मेरे घर में बर्तन मांजने आ गई, मेरे घर में खाना बनाने आ गई, बाप ठेली लगाने चला गया, फैक्ट्री में नौकरी करने चला गया, वो बच्चे घर पे रह गए, छोटी बहन के पास, बड़ी बहन के पास, या पड़ोसन के पास। साइकोलॉजी और खराब हो जो जाती है। नशा बेचने वाले हैं वो ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं, बोलते हैं ये लो, दो एक सफ़ेद पुड़िया देते हैं कागज में, जाओ तुम्हारी गली में फलाना आदमी रहता है ना, उसको दे दो, 2 रुपये उसके थैली पे रख दिए। तो वो बच्चे 2 रुपया लेकर के वो सारा काम करने लगते हैं, और जब 5 साल का स्कूल में जाता है उनका मन नहीं लगता, कि 2 रुपये उनको दिमाग में घूमते हैं, उनका मन नहीं लगता। यानी एक अमीर का बच्चा कहीं की कहीं पहुंचेगा, गरीब का बच्चा वही सड़े हुए स्कूलों में रहेगा। क्यों नहीं सरकारी स्कूल अच्छे होते हैं? क्यों नहीं 3 साल की इजाज़त दी जा सकती? एक नौसिखिया सरकार, केजरीवाल की सरकार दिल्ली के 450 स्कूलों में नर्सरी स्कूल शुरू कर सकती है। ठीक है, मैं यहाँ RSS को भी कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कि दिल्ली इसके सरकार लिए ने- दबाव बनाइए ठीक कि है, पूरे भारत के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो नर्सरी से शुरू हों। मैं 3 साल के बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूलों का विरोधी नहीं हूँ, ठीक है। अच्छी बात है, पैसा है, अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा अरेंजमेंट है। जी, सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं हो सकता भाई? दिल्ली उनको में लागू हो नर्सरी से चुका है? चालू करिए। दिल्ली में सर लागू 450 स्कूलों में आज की डेट में नर्सरी स्कूल चालू हैं। मैं अपने विधानसभा की गिनवा देता हूँ। बाबूराम स्कूल में चालू है, हांडा स्कूल में चालू है, झिलमिल के अविनाश चड्डा स्कूल में चालू है, मंगल पांडे स्कूल में चालू है, विवेक विहार के, J&K के स्कूल में चालू है, सीमापुरी के स्कूल में चालू है। ठीक है। मेरे जितने भी स्कूल हैं मेरी विधानसभा में, सब में नर्सरी क्लासेस चालू हैं। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फॉरेन के भी जितने मिनिस्टर्स आए उन्होंने भी देखा, और उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से एजुकेशन दी जा रही है। तो क्या इनोवेशन करी गई है हायर स्टडीज़ में भी और बेसिक में भी? इनोवेशन कुछ नहीं, इनोवेशन वही है जो पुरानी थी। ठीक है, उनको नाम कुछ भी दे लीजिए, ठीक है। लेकिन करने का मादा होना चाहिए। हाँ, ये जरूर किया है, पहले नहीं होता था। हर स्कूल में हमने स्टेट मैनेजर दिया। ठीक है, पहले प्रिंसिपल को ही पंखे ठीक करने हैं, पानी नहीं आ रहा प्रिंसिपल को ही देखना है, सिक्योरिटी प्रिंसिपल को ही देखनी है। अब एक स्टेट मैनेजर दिया जो रिटायर्ड गवर्नमेंट की जॉब से मैनेजर के रूप में, मिलिट्री के रूप में, बैंक मैनेजर के रूप में, कहीं से भी उस इक्वल टू मैनेजर रिटायर हुए, उनको जॉब दिया। ठीक है, और उनको ये कहा कि भाई सेवा के रूप में हम 25,000 रुपये देंगे, ठीक है, आप आइए, हमारे पास अच्छे अच्छे मैनेजर आए, वो कर रहे हैं। ठीक है। एक तो ये काम किया, प्रिंसिपल फ्री हो गए। हाँ, दूसरा जो हमने काम किया, दिल्ली के अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा। ये पहली बार हुआ, अच्छा, ये हमारी सोच थी। ओके, विश्व में एजुकेशन का सिस्टम सबसे बढ़िया फिनलैंड में। ओके, फिनलैंड हमने भेजा, हालांकि LG ने मना किया, पाबंदी लगाई, हाई कोर्ट ने उसको समाप्त किया पाबंदी को। ओके, हमारे टीचर फिनलैंड जाते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए। तीसरा काम जो स्कूलों में किया कि बैठने का वातावरण जैसे पब्लिक स्कूल है वैसे होना चाहिए। ओके,
उनकी तर्ज पर बिल्डिंगें बने, उनकी तर्ज पर डेस्क हों, उनकी तर्ज पर क्लास का बोर्ड हो, वो सारा हमने किया। ठीक है। तो इसीलिए आज स्कूल अच्छे हुए हैं, इसीलिए आज स्कूलों में अनुशासन है, इसीलिए आज बच्चे वहाँ से बढ़िया होकर के निकल रहे हैं। हमने बिजनेस ब्लास्टर्स, हैप्पीनेस जैसे कैरिकुलम दिए, अनेकों कैरिकुलम दिए कि पढ़ते हुए बर्डन ना हो माइंड पर, बच्चे हंसते हंसते पढ़े। बिजनेस कैरिकुलम, अब बच्चे घर में गोलगप्पे बना रहे हैं, देवला बना रहे हैं, सैटरडे संडे या शाम के समय स्टॉल लगा रहे हैं, एक एग्जांपल दिया मैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, सुबह शाम बेचते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं। अच्छा। और ऐसे नहीं, बिजनेस में ग्रुप बनाकर 5 बच्चों का, 10 बच्चों का, 10 बच्चों का ग्रुप बना, 2,000 रुपये पर बच्चे के, ये 20,000 रुपये, अपना हेड चुनिए, जाइए कोई बिजनेस करिए। ओके। और बिजनेस में उनको प्रॉफिट मिला, उनसे ये नहीं कहा ये 20,000 वापस करना है आपको, आप बिजनेस करिए, प्रॉफिट बताइए कितना हुआ। 5 बच्चों का ग्रुप बन गया। उन बच्चों को नौकरी मांगने की बजाय आज हम अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे हैं, और अब स्कूलों के बच्चे निकल करके व्यापारी बन रहे हैं, व्यापार में आ रहे हैं। तो असल मायने में जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट था, तो आप चाइल्ड एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स तैयार कर रहे हैं, उसको इनिशियल जो फंडिंग है वो सरकार से मिल रही। और फिनलैंड भेजने का कारण ये था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है फिनलैंड, वो बहुत ज़्यादा है फिनलैंड में, एजुकेशन का सिस्टम भी, और फिनलैंड से हमारे टीचर सीख करके आए, और आज वो सारा दिल्ली के स्कूलों में लागू इम्प्लीमेंट हुआ। इसीलिए तो आपने जो क्वेश्चन किया, भारत के लोग ही नहीं, विदेशों के लोग भी जी दिल्ली के स्कूल देखने आए। बिल्कुल। हाँ, प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, हाँ जी, वो जब गुजरात आए थे जी लेकिन उनकी पत्नी नहीं गई, जी, उसने कहा मैं दिल्ली के स्कूल देखना चाहता हूँ। क्या कारण था ऐसा? जी उनकी पत्नी भी कह सकती थी मैं गुजरात के स्कूल देखना चाहती हूँ, जी। नहीं, दिल्ली के स्कूल देखने। हाँ, उन्होंने बच्चों के साथ बैठ तो के समय बिताया। ये जो मेरे अंदर एक प्यास थी हेल्थ की और शिक्षा की, वो केजरीवाल सरकार से मिठी है। और यही कारण था कि आपने बीजेपी छोड़ी, क्योंकि आप बता रहे थे पहले कि भाई जैसे वहाँ सफाई नहीं मिली आपको, और वो भी मैं आ रहा हूँ। आज मेरे किसी भी झुग्गी क्लस्टर में चले जाइए, शौचालय फ्लैश वाले मिलेंगे, ठीक है, विकलांगों के लिए इंग्लिश सीट लगी हुई है, और लोगों के लिए भी इंग्लिश सीट लगी हुई है। टोटल शौचालय फ्लैश वाले हैं, टोटल A to Z। शौचालय A to Z नहीं है, फ्लैश वाले। पहले एक व्यक्ति को एक बार टॉयलेट के लिए जाता था तो 1 रुपया शुल्क देना होता था, 1 रुपया जी। आज वो निःशुल्क हैं। कुछ लोग शौचालय बनने के बावजूद भी 1 रुपया देना पड़ेगा। परिवार के 5 लोग हैं, 5 रुपये खर्च होते हैं, महीने में 150 रुपये खर्च होते हैं, और कभी कभी 2 बार चला जाना पड़े तो 250 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो वो शौचालय जाना पसंद नहीं करते थे, रेलवे लाइन के नीचे इधर उधर खुले में बैठते थे जी। गंदगी फैलती थी, वातावरण खराब होता था। अब वो कोई संकोच नहीं करते, पैसा नहीं देना, बाहर नहीं बैठते, फ्री हो गया। लोग भी टोकते हैं कि शौचालय फ्री है, वहां क्यों नहीं जाते हो जी। ये सोच है, इकोसिस्टम आपने क्रिएट करा है। ये सरकार की सोच है, सरकार कर रही है। एजुकेशन की बात हुई, फॉरेन की बात हुई, आप देश विदेश ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे में भारत की पॉलिटिक्स में और फॉरेन की पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रक्चर के हिसाब से? देखिए, भारत की पॉलिटिक्स और विश्व की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा अंतर। मैं यूके जाता रहता हूँ, कनाडा भी गया, अब ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, CPA की मीटिंग के लिए जाता हूँ। वहाँ सांसद से मिला, वो पूरे लंदन में घूमते हैं, जाते हैं जी, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। हाँ, साइकिल पे निकल जाते हैं, साइकिल पे निकल जाते हैं जी। एक सिक्योरिटी का व्यक्ति उनके साथ नहीं होता। यहाँ काफले लेके चलते हैं जी। कौन सा तरीका है ये? क्यों एक सांसद चुना गया जो सेवा करना
चाहता है, जनता क्यों दुश्मन बनेगी उसकी? उन्हें जनता में ही रहना चाहिए, जनता में रहना चाहिए, निर्भीक होकर चलना चाहिए। निर्भीक होकर चलना चाहिए। जी। एक बात। दूसरी बात, वहाँ भी जैसे हमारे यहाँ अलग अलग पार्टियाँ, आपस में दुश्मनियाँ नहीं हैं। ठीक है। पहले भी दुश्मनियाँ नहीं थी, ठीक है। एक दूसरे की शादी विवाह में आते थे, जाते थे, दुख सुख में आते थे। दुख में तो खैर अब भी जा रहे हैं, तो बिना बुलाए जाना होता है। जी। लेकिन आज इतनी दुश्मनियां बढ़ गई हैं, बढ़ा दी गई हैं 2014 के बाद से। जी। जाना ही अच्छा नहीं लगता, दूरियां बढ़ गई हैं। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं लोग बीजेपी में, जी। आज भी मित्रता निभाते हैं। जी। मेरे एक मित्र है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी बिटिया की शादी थी, ठीक है। और ले भी देता हूँ, निगम पार्षद है आज, ठीक है। लक्ष्मी नगर से। ठीक है। उनकी बिटिया की शादी थी और वो निमंत्रण दे गए। मैंने कहा भी बीजेपी के लोग नाराज होंगे आपसे, निगम पार्षद बन गए हो। हाँ। कहते होने दो। मैं आशीर्वाद देने पहुंच गया, कानाफूसी शुरू हो गई। देखिए, रामकिशोर ने तो रामनिवास को बुला लिया, रामकिशोर ने तो रामनिवास को बुला लिया। ये इतना स्टैंडर्ड गिर गया है। ये जो गिरावट आई है राजनीति में, चरित्र हनन की, दुश्मनी की, ये बहुत ज्यादा आ गई। शब्दों की गरिमा भी खो गई है। बयान कोई शब्दों की, मैंने कहा ना, चरित्र हनन की, शब्दों की गरिमा तो इतना नीचे गिर गई है कि कहते हुए शर्म आती है। और दूसरा, विरोधी दलों को तंग करने का जो बीड़ा नीचे से लेकर ऊपर तक उठा लिया, ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक। आपकी सरकार को भी बहुत चैलेंजेस हम देख ही रहे हैं, जो भी बहुत अब तक हमारे सुंदर जैन जी जेल में पड़े हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक जिनकी देन थी। जी। क्या है ये? काम नहीं करने दिया जा रहा। काम आज भी नहीं करने दिया जा रहा। अब थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है, ठीक है। और किसी ढंग का काम नहीं करने दिया जा रहा। मेरी कैंटीन की पेमेंट 18 महीने से कैंटीन की, विधानसभा की कैंटीन की नहीं हुई। अच्छा। मैं एलजी साहब के पास 3 बार जा चुका, लिखित में दे चुका, नहीं। ठेकेदार बेचारा रोज रोता है, ठेका छोड़ के जा नहीं सकता, क्यों? पेमेंट रुकी पड़ी है। 1.5 साल से कैंटीन की पेमेंट, हमारी कैंटीन का कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं, पेमेंट रुकी पड़ी है। इसी ढंग से हमारे लेजिस्लेटिव ब्यूरो की पेमेंट रुकी पड़ी है। okay. तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये तानाशाही रवैया। अब सबसे बड़ा तानाशाही रवैया मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया जी। टीएन शेषन की, आज भी नाम सुना होगा आप जी। मुझे नहीं मालूम आपकी उम्र कितनी है, उस वक्त वोट डालने गए थे या नहीं गए थे टीएन शेषन के समय में। जी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी जी। और टीएन शेषन ने जिस ढंग से चुनाव करवाए, वो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। कोई भी अगर उदाहरण देता है तो टीएन शेषन का देता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है तय होगा, वो 3 लोगों की कमेटी तय करेगी। कौन कौन होंगे 3 लोग? प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का कोई भी नुमाइंदा, नेता विपक्ष, और सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इससे बेहतर राष्ट्रभक्ति के लिए क्या हो सकता है? मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, मैं आरएसएस में रहा हूं, 2 साल मैंने द्वितीय वर्ष किया हुआ है। शर्म से सर झुक जाता है कि जब हम कहते हैं हम बड़े राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त। प्रधानमंत्री जी ने सीजीआई को दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंका जाता है, फेंक दिया। कहा नहीं, 3 लोगों की जो कमेटी बनेगी, पार्लियामेंट में बिल आया, 2 सत्ता पक्ष के होंगे, 1 विपक्ष का होगा। क्या है ये? इसके मुंह पे ताला लग गया, एक बार नहीं बोले। केजरीवाल जी ने इसीलिए कहा, मैं सुसेक रहा हूं, सुसेक मानता हूं आज भी, परम पूजनीय मोहन भागवत जी, सोचिए इस ओर
आपकी शाखाओं का तरासा हुआ ही सुन से खून है। ईमानदारी का पाठ मैंने वहीं से पढ़ा, संतों ने उसको आगे बढ़ाया। अनेकों उदाहरण है इस ढंग के, लेकिन ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपने स्वार्थ में पलटना देश के लिए बहुत बड़ी बगावत है, देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। तो आपकी बात से प्रतीत होता है कि भाई आप सिर्फ सेवा करने के लिए ही आए हैं, और पार्टी चाहे कोई भी हो, आपका जो परम उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर है कि आप जन सेवा के लिए। संविधान, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, उसके अनुसार देश चले। आवश्यकता पड़े परिवर्तन करिए, हर बात के लिए परिवर्तन। 5 बिल लेके आ रहे थे, 5 बिल क्यों वापस ले लिए भाई? अब लग रहा है कि 5 बिल पास नहीं होंगे। पहले तो आपने हर बिल पास करवा लिया, मेजोरिटी थी। दिल्ली सरकार के और अधिकार छीन लिए 2023 में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। जनता को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली के पास पुलिस नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, लैंड नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया सर्विसेज जो हैं वो दिल्ली सरकार के पास रहेंगी। केंद्र सरकार 2023 में बिल ले आई, एलजी को सर्विसेज दे दिया। क्या है ये? क्यों कोई आईएएस ऑफिसर डरेगा मुख्यमंत्री से? किस लिए डरेगा? तो ये जो चीजें हो रही हैं, जनता को समझना पड़ेगा और जनता को समझना निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय लेना पड़ेगा। जिस ढंग से लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आयाराम गयाराम हरियाणा से शुरू हुआ था, जी, शाम को किसी और पार्टी में, सुबह किसी और पार्टी, जी, सुबह किसी और पार्टी में, रात को किसी और पार्टी, जी, उस पर रुकावट लाने के लिए देश ने कानून बनाया कि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि दल बदल करेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। हाँ, दल बदल करने वालों की संख्या एक साथ 2/3 कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। 90 मेंबर हैं किसी पार्टी के, तो 2/3 का मतलब क्या हुआ? 60। हाँ, 60 मेंबर एक साथ अगर सदस्यता पार्टी की छोड़ेंगे तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। इसमें अटल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जी, राजीव गांधी का योगदान रहा, और आज उस कानून को बनने के बाद नया रास्ता निकाल लिया। अब तो कोई भी दल बदल कर रहा है, कैसे भी कर दल बदल नहीं कर रहा। हाँ। दल बदल तो हो ही नहीं रहा। नया रास्ता इस सरकार ने इजाद कर लिया, केंद्रीय सरकार ने, कि इस्तीफा दिलवा दो विधायकों से, जी, रिजाइन करवा दो, मेजोरिटी को माइनॉरिटी में ले आओ। मान लीजिए किसी पार्टी की 10 विधायकों से मेजोरिटी है, 12 से इस्तीफा दिलवा दो। मैं कोड करता हूं बार बार, वो दिन मुझे आज भी याद है जब पार्लियामेंट में अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था अपने अंतिम भाषण में कि मैं यहाँ इतिहास रचने आया हूँ, शासन करने नहीं आया। क्या बात, वो मर्यादाएं स्थापित करने आया हूँ। हम भी एक एमपी खरीद सकते थे, मंडी सजी हुई थी, खरीदार कोई नहीं था। दोनों हाथ उठा के अटल जी ने बोला, आज खरीदार थैला लेके घूमते हैं, मंडी सजाने के लिए दिन रात लगे रहते। तो हिमाचल बच गया किसी ढंग से, समय रहते वहाँ के मुख्यमंत्री ने संभाल लिया। कर्नाटका में यही हाल हुआ, जी, महाराष्ट्र को भुगत रहे हैं, जी, गोवा में यही हाल हुआ। लगभग 11 सरकारें इस ढंग से इस सरकार ने गिराई हैं सत्ता में लेके। ये देशभक्ति है क्या? जनता के साथ विश्वासघात, क्या राष्ट्रभक्ति है ये? 5 साल मैं चैलेंज करके कहता हूँ, 5 साल इंतजार नहीं कर सकते। इतने भूखे बेड़िए हो गए हैं सत्ता के। अरे जिनको सत्ता
पब्लिक ने जिनको मैंडेट दिया उनको 5 साल चलाने दो, वो ठीक नहीं चलाएंगे, तुमको ले आएंगे तुमको वापस, ले आएंगे। तुमको वापस ले आएंगे। यानी हर प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हर प्रकार से अटैक किया जा रहा है। पॉलिटिक्स का आई थिंक सबसे स्वर्णिम दौर ही अटल जी के समय अटल जी का तो खैर नहीं, बाकी औरों का भी रहा, मैं ये नहीं कहता हूँ। क्राइसिस से देश को निकाला है। मुझे वो दिन याद है अच्छी तरह से कि 1970 में 65 के बाद से 65 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ, देश में बहुत बड़ा अकाल था खाने पीने का, गेहूं मिलता नहीं था, ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आता था जी। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर गेहूं की, राशन की इतनी पैदावार करवा दी देश में। जी। हालांकि वो 1.5 साल रहे, आज तक हम आत्मनिर्भर हैं। लेकिन आज फिर उस योजना पर विचार करने का समय आ गया। बादल मंडरा रहे हैं। बादल मंडरा रहा है। क्यों मंडरा रहे हैं? इस कल्चर में धन्ना सेठों के, जिनके पास पैसा है, फार्म हाउस कल्चर शुरू हो गई जी। और वो फार्म हाउस कहाँ ले रहे हैं? जो खेती की जमीन थी, खेती की जमीन थी, शहरों के आसपास बड़े बड़े फार्म हाउस, जरा एक बार निकाल लें जी। और जब खेती फार्म हाउस में इसके दो एक नुकसान है, दो नुकसान है। एक तो फार्म हाउस लेकर वहाँ कृषि खेती दिखाते हैं, साल में इतना गेहूं हुआ, इतना चना हुआ, इतना अनाज हुआ, इनकम टैक्स बचाते हैं जी। क्यों? खेती की आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं है। और दूसरा कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है कि फार्म हाउस कल्चर जो शुरू हो गई है, थोड़ा सा पैसा आता है। अब तो मीडियम क्लास भी ये सोचती है, मिडिल क्लास में, कि मेरा भी एक छोटा सा फार्म हाउस हो। हाँ। वो जमीन कहाँ की है? जिस जमीन को पैदावार करना था, हाँ। जिस जमीन से राशन निकलना था, गेहूं निकलना था, चावल निकलना था, बढ़ती हुई संख्या की मांग को पूरा करना था, आज वो ऐशो आराम लग्जरी का एक अड्डा बन गया। लग्जरी के अड्डा बन। ये बहुत बड़ी चेतावनी है देश की। बहुत बड़ी चेतावनी। सरकारों को कोई ध्यान नहीं। सरकार तो अडानी है, अंबानी की, और उन्होंने कैप्चर कर ही रहे हैं, सब देख रहे हैं सबसे ज्यादा फॉर्म। और दिल्ली को हमेशा जितने भी कैंपेन्स हुए, आरक्षण हुए, या अगर हम किसान आंदोलन वाला भी देखते हैं, दिल्ली को हमेशा से ये झेलना पड़ा है। ऐसे में सरकार की चुनौतियां बढ़ जाती हैं कि लड़ाई होती है सरकार से और कैप्चर दिल्ली हो जाती है। हैशटैग चलो दिल्ली हमेशा से ट्रेंडिंग रहता है। तो इंटरनल कैसा माहौल रहता है कि भाई कैसे उसे कॉप अप करा जाए, क्योंकि सरकार को तो ये रहता ही है कि भाई हम उनको सपोर्ट करें जो भी दिल्ली आया है, और उनके कैंपेन्स को सुचारू रूप से चलने दें ताकि दिल्ली की आम जनता को भी दिक्कत ना हो। तो ऐसे में जो इंटरनल ऑफिस माहौल होता है वो आपका कैसा रहता है? क्या योजनाएं आपकी तरफ से रहती हैं उस वक्त जब बाहर से कोई आंदोलन आता है? जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो हमारे पास नहीं है, वो एलजी का अधिकार है। दिल्ली में कब 144 लगानी है, कब कौन सी धारा लगानी है, दैट इज द राइट ऑफ द एलजी। कल ही लद्दाख से कुछ लोग आए थे, गांधी जी की समाधि पर 2 अक्टूबर का दिन था जी। कुछ मांगे लेके आए थे, उनको एलजी के आदेश से अरेस्ट कर लिया। ठीक है। लेकिन दिल्ली सरकार जो भी आता है, उनको पानी की सुविधा हो, उनको शौच की सुविधा हो, टॉयलेट की सुविधा हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, दिल्ली सरकार करती है। ये जो नई जनरेशन है वो भूल चुकी है इमरजेंसी के उस दौर को। एक आपने देखा है वो दौर, मुश्किल दौर। ये भारत में जो जनरेशन रह रही है, जो ऐशो आराम से रह रही है, वो ऐसे तो नहीं मिली है, बहुत युद्ध लड़े गए हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे यूथ को कि जो बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेती है और उन्हें ऐसे लगता है कि किसी ने कुछ किया ही नहीं है, तो ऐसे में आप भारत की जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूथ जो हमारा, ऐसा नहीं कि यूथ देश के लिए समझता नहीं, यूथ देश के लिए सब कुछ समझता है। देश के प्रति मेरा कर्तव्य क्या वो समझता है, लेकिन सरकारें उसके लिए क्या कर रही हैं उसको जब तोलता है तो उसका मन कहीं ना कहीं खराब होता है। आज़ादी के 77 साल बाद भी एक यूथ
जो आगे की पढ़ाई के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जब बाहर जाता है देश छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, भाई बहनों को छोड़कर, उसकी कुंठाओं का अंदाज लगाइए। कोविड के बाद से तो ये ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत तेजी से। मैं उस विषय पर आ रहा हूँ। जी। हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे। आज भी मेरे देश की एजुकेशन का जितना बजट है, टोटल बजट, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हमारे देश के बच्चे उससे कहीं ज़्यादा हायर एजुकेशन पर विदेशों में खर्च करते हैं। ट्रू। जो उनको पढ़ाई करने के बाद माँ के हाथ की रोटी मिलती थी, माँ कहती थी बेटा दूध पी ले, उससे वो वंचित हो गए, कुंठित हो गए। देश के लीडर को तो मालूम ही नहीं जी इन चीज़ों का। जिन्होंने वो सब खोया वो जानते हैं। वो जानते हैं। तो आज युवाओं को देश तब जो है विश्व गुरु बनेगा जब विदेशों के बच्चे मेरे देश में पढ़ने आए। वैसी यूनिवर्सिटियां बनाइए। जी। आप तो विदेशों की यूनिवर्सिटियों को ठेका दे रहे हैं यहाँ आने के लिए, इनवाइट कर रहे हैं, टेंडर निकाल दिए, जी, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। बिल्कुल। और फिर मैं कह रहा हूँ संघ चुप है। नालंदा की बात करने वाले आज चुप हैं। जी। तक्षशिला की बात करने वाले आज चुप हैं। विदेशी यूनिवर्सिटियों का एड निकले हुए हैं, एड लगे हुए हैं। हाँ। जिनको विदेश जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, हमसे संपर्क करें। जिनको फर्दर एजुकेशन के लिए कनाडा जाना, हमसे संपर्क करें। पहली बार इस शासन में मैं देख रहा हूँ 75 साल की उम्र में कि दिल्ली में एड लगे हुए हैं। जी। इस देश में पढ़ने जाना है तो आइए, हमसे संपर्क करिए। क्या है ये? सरकार कहती है हम तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सीधा सा एक फार्मूला है, अपने बच्चों को शिक्षित कर दीजिए, उनके हेल्थ की चिंता कर लीजिए, स्वास्थ्य उनको ठीक रहे, वो सब कुछ अपने आप कर लेंगे, सब जीत के ला सकते फिर हैं। किसी की कोई ज़रूरत नहीं, फिर उनको फ्री राशन की ज़रूरत नहीं, जी। सब कुछ कर लेंगे। आपकी जब जीवन यात्रा देखते हैं तो आप अपने पिताजी को बहुत याद करते हैं, माताजी को बहुत याद करते हैं। उनके आदर्शों, उनकी सीख, उनकी लेगेसी को आप आगे आने वाली जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? उनका कोई मूल मंत्र? भाई, आज की जनरेशन के पास वो चीज़ें नहीं, ना वो मादा। ठीक है। कुछ लोग हैं आज भी दिखाई देते हैं जो बहुत गरीब हैं। ठीक है। हमने पिताजी को देखा है सदर बाजार वेलकम कॉलोनी से 15 किलोमीटर साइकिल पर जाया करते थे, और साइकिल पर कम से कम 100 किलो वजन लाद कर लाया करते थे। डेली का नियम था। जी। मैं वेलकम कॉलोनी से हंसराज कॉलेज पढ़ने साइकिल पर आता था। ठीक है। अब तो गाड़ियाँ हैं घर में। जी। ठीक है, देश संपन्न हुआ है। पिछले बहुत सालों से मारुति, मेरे ख्याल 1965 में शायद दिल्ली में आई। जी। 1965 में पहली बार 1965 मारुति गाड़ी आई थी। अब गाड़ियों की भरमार लगी है, विदेशों से गाड़ियाँ आ रही हैं, सारी चीज़ें हैं। अब होमवर्क भी शुरू हो गया, घर में बैठे बैठे आप काम करिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के बच्चों को कम से कम कुछ घंटे निकाल कर युवा पीढ़ी अपने झुग्गी क्लस्टर्स में जाना चाहिए। उनकी हालत एक बार देखनी चाहिए, समझना चाहिए कि ये लोग कैसे जीवन जी रहे हैं और उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। The more you give, the more you receive. वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो ट्यूशन नहीं दिला सकते अपने बच्चों को। 1 घंटा वहाँ जाके पढ़ा सकते हैं, उन्हें कोई आर्ट फॉर्म सिखा सकते हैं, उनको कुछ भी कर सिखा सकते हैं। संडे सैटरडे छुट्टी हो उस दिन चले जाएं। अब यूके में चले जाएं, जितने भी कॉर्पोरेट जगत में बच्चे नौकरी करते हैं। मैं गया एक दिन बेटे के साथ। ठीक है। उसने बताया पापा आज हमको इस ओल्ड एज होम में जाना है, हमारी ड्यूटी है। ओके। दिन भर वहीं रहना। ठीक है। आई वॉज सरप्राइज, क्या करेंगे? कहेंगे मैम मेरे जिम्मे जो लगाया होगा ओल्ड एज होम वालों ने, उसको मुझे व्हीलचेयर पर बैठा कर घुमा के लाना है। अच्छा। लॉन्ग पे घुमा के लाना है, उसके खाने पीने का ध्यान रखना है। तो लगाव अपने आप ही बनता है, अपने आप ही समाज सेवा का बीज फूटता है। जी। तो ये चीज़ें बहुत दूर है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत दूर है।
अरविंद केजरीवाल जी को आप एज अ लीडर और एज अ पर्सन कैसे देखते हैं? एज ए लीडर तो वो बहुत बड़े गुण हैं, ठीक है। बहुत सादा जीवन एज ए पर्सन, बहुत सादा खाना, लेकिन बहुत त्यागी पुरुष, तपस्वी पुरुष। ये मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा। ठीक है। नौकरी जिस ढंग से वो छोड़ के आए, हाँ, बहुत हिम्मत चाहिए। सुंदर नगरी में जिस ढंग से वो रहे, उस वक्त मैं उनके टच में नहीं था। ठीक है। झुग्गी क्लस्टर में जिस ढंग से उन्होंने आंदोलन शुरू किया, धीरे धीरे आगे बढ़े, तब मैं उनके टच में आया। जब उनके भाषण सुने तब मुझे लगा कि व्यक्ति देश की राजनीति को कहीं ले आना चाहता है। ठीक है। देश में कोई एक नई शुरुआत करना चाहता है कि हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं, इसलिए परिवर्तन के और लिए। उसी का परिणाम है आज बिजली माफ़ की, पानी माफ़ किया, शिक्षा की बात की, हेल्थ की बात की, भले कोई और नाम है। सरकारें और अन्य सरकारें सोचने पर मजबूर हुई हैं। बीजेपी की सरकार कह रही है बिजली माफ़ करेंगे, करना भी शुरू किया उन्होंने। तो ये चीज़ें केजरीवाल की बहुत बड़ी देन है देश को। और अभी आतिशी जी जो हैं सीएम हैं, तो उनके नेतृत्व में नया जोश, नई ऊर्जा। अब देखिए, युवा हैं, पीढ़ी, हाँ, युवा पीढ़ी से संबंध रखती हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं, श्रेष्ठ की टॉपर रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हर चीज़ की बारीकियाँ समझती हैं, और वो निश्चित रूप से मिलनसार बहुत है, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके आज वाकई आनंद आया, बहुत चीज़ें सीखने को मिली, और यकीन है हमें इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आने वाला है। ऐसा ही हमारा उद्देश्य भी है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद जिंदल जी, थैंक यू।